Welcome to all of you. Today we will starting with the topic phase of an oscillating particle and how current and voltage they differ in phase when they pass through an inductor and when they pass through a capacitor. फेज क्या होता है और कैसे करंट और वोल्टेज में फेज रिलेशनशिप्स निकाली जाती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इंडक्टर हमारे पास एक कंपोनेंट है, कैपेसिटर हमारे पास कंपोनेंट है, रेजिस्टर एक कंपोनेंट है। तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप्स रहती है ये हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि फेज क्या है। फेज की डेफिनेशन कहती है फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल डिटरमाइंस द position and direction of motion of the oscillating particle with respect to the origin. फेज वो क्वांटिटी है जो ये बताती है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। लेकिन कौन सा पार्टिकल? जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। एक्सप्रेस किस में करेंगे? इसको हम रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं या फिर भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज दैट वी टेक अ is often we want to determine the phase of an oscillating particle जो कि साइनोसॉइडल वेरिएशन के अंदर है, साइन कर्व जैसे उसकी वेरिएशन है। सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, उसकी जो वेरिएशन है उसको ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट किया। दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड इट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। इस तरीके से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। अब अगर along y axis we are taking y the displacement, along x axis we are representing time, टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दूसरा नाम क्या होता है? थीटा। ठीक है, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा द एंगल। अब कैसे इसको हम मार्क कैसे कर रहे हैं? अगर ये टाइम है हमारे पास, टाइम एक्सिस ली है, तो ये पॉइंट क्या होगा? 0 होगा हमारे पास। एंड यहां से लेकर के यहां तक ये हमारे पास क्या होगा? कैपिटल टी होगा द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन। एक साइकिल ऑफ वेरिएशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको, तो टाइम टी लगेगा। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा हमारा? t/2 हो जाएगा। यहां तक कितना है हमारे पास? t/4 है, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 3t/4 है। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को जो है ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 0 है, ये t/4 है, ये t/2 है और ये 3t/4 है, और ये फाइनल पॉइंट ये जो इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, एक तरीके से हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास है, हम इसको एंगल की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने अलोंग द टाइम एक्सिस अगर हमने थीटा लिखना है, तो थीटा की जगह पे यहाँ थीटा की टर्म्स में कैसे आ सकता है? t/4 जो है, t/4 इज सेम एज π/2 होगा। ये जो पॉइंट है हमारे पास है, पहले हम t/4 है, ठीक है, अब इसको ये कितना बन जाएगा? π/2। अब इसको एक बार नोट कर लो, इतना ड्रॉ कर लो, ये t/4 है, ये t/2 है, 3t/4 है और दिस इज t। ठीक है, फिर हम इसको प्लॉट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ एंगल। एंगल की टर्म्स में इसको हम प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हम फेज निकालते हैं। अब जैसे t/4 है, इसको हमने हटा दिया से, ठीक है। अब हम इसको स्मॉल t की जगह पे इन टर्म्स ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ टाइम नाउ विल बी टेकिंग, वी विल एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब थीटा, थीटा की टर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो थीटा की टर्म में जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 0 है। अगर ये साइन का ग्राफ है हमारे पास, साइन का ग्राफ है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास जा करके। मैक्सिमम कब होती है? व्हेन इज साइन मैक्सिमम एंड थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई एंड दिस वैल्यू विल इक्वल टू 3π/2, 270 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 2π हो जाएगा। कर रखा है हमने पहले भी इसको इस तरीके से। तो ये जी हमने साइन का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब फेज देखते हैं जी, फेज क्या है। इस पार्टिकल को देखें, ये पार्टिकल, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसको हम क्या मानेंगे? द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है? वो ओरिजिन पे है। ठीक है, फेज क्या बताता है? पार्टिकल की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन।
इस वाले पार्टिकल की पोजीशन क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल इज इटसेल्फ एट ओरिजिन, तो इसका फेज कितना है, 0 है। ठीक है, अब उस पार्टिकल को देखो जो यहाँ पर है, जो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, जो पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, व्हाट इज इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। हमने क्या बोला है, फेज को एक्सप्रेस किस में करना है, एंगल की टर्म्स में, रेडियन में या टाइम पीरियड में एक्सप्रेस करना है। तो हम पहले रेडियन में एक्सप्रेस करके देखते हैं, तो रेडियन में क्या होगा, ये हमारा π/2 है। सो दिस पार्टिकल विच इज एट दिस पोजीशन, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, एक पार्टिकल की वाइब्रेशन ऐसी है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एंड द वन पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन दिस मैनर है। पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। पार्टिकल मतलब कहाँ पे है, पार्टिकल इज एट द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, दैट पार्टिकल इज एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसकी ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है हमारे पास। अब इसका फेज कितना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अगर इसको ढूंढना चाहेंगे तो कहाँ मिलेगा जाकर के हमको ये पार्टिकल, हमको थीटा इज इक्वल टू π/2 पे जाकर के मिलेगा ये पार्टिकल। ठीक है, तो इसका फेज इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना हो चुका है, π/2 हो चुका है। ऐसे ही इस वाले पार्टिकल का फेज कितना है, पाई है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो पार्टिकल यहाँ पे है और जो पार्टिकल यहाँ पे है, उन दोनों में फर्क क्या है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है। जो पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 0 पे है और जो पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू पाई पे है, उनमें फर्क क्या है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। लेकिन ये सिर्फ पोजीशन ही नहीं बताता, फेज डायरेक्शन भी बताता है कि पार्टिकल जाएगा कहाँ पे। ये वाला पार्टिकल जिसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, अब ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या करती जा रही है, ये 0 से मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और ये वाला जो पार्टिकल, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ये 0 से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे बढ़ेगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट तो इस तरीके से बढ़ेगी जाकर के कुछ। ठीक है, अगर 3π/2 हमने यहाँ पे दिखाया है, तो ये जो पार्टिकल है इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ बढ़ रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस पार्टिकल। जो पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है और जो पार्टिकल यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, उन दोनों में फर्क है। इसकी दोनों की डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल बढ़ करके कहाँ जाएगा, पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जाएगा, और ये वाला पार्टिकल बढ़ करके नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो फेज दो चीजें बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है एंड पार्टिकल जाएगा किस तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है उसके। ठीक है, तो इस पार्टिकल के बीच में और इस पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, the phase difference between this particle and this particle is equal to pi minus 0. So these particles they have certain phase difference. तो phase difference कितना हो गया इनका, pi minus 0 is equal to pi, ये इनका phase difference आ गया। ऐसे ही the difference between this particle, जो पार्टिकल यहाँ वाइब्रेट कर रहा है और जो पार्टिकल यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, दोनों मैक्सिमम पे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल भी कहाँ पे है, मैक्स डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन पे। दिस पार्टिकल इज आल्सो एट मैक्स डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। व्हाट इज द डिफरेंस, बोथ द पार्टिकल्स दो दे आर एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशंस, बट वन इज एट पॉजिटिव मैक्सिमम एंड अदर इज एट नेगेटिव मैक्सिमम। सो अगेन देयर इज अ फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस, π/2 इसका है, इसका 3π/2 है, तो दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 3π/2 माइनस π/2, दिस इज इक्वल टू पाई। इनमें फेज डिफरेंस भी कितना है, पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो हमने एक ही ऑसिलेटिंग पार्टिकल की अलग अलग पोजीशंस में जाकर के फेज डिफरेंस निकाला है। आगे जाकर के जो हम करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर, वहां पे हमको करंट और वोल्टेज में फेज रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी। मतलब डिफरेंट हम ग्राफ लेकर के वहां पे भी हम फेज रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, तो इससे हमें कुछ कुछ आइडिया मिल जाता है कि फेज क्या होता है और हाउ डू वी एक्सप्रेस इट। अब दूसरा इसको एक्सप्रेस किया हमने इन टर्म्स ऑफ रेडियन। इन टर्म्स ऑफ हमने क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड में एक्सप्रेस हो सकता है। ये फ्रैक्शन में देखें, इस π/2 का दूसरा नाम क्या लिख कर रखा था हमने इसका नाम t/4 रखा था। हमने इस पाई वाली पोजीशन का नाम t/2 है, पोजीशन 4 है और इसका नाम t है। ठीक है, तो अगर हम इनको निकालना चाहे तो इस पार्टिकल के बीच में, इस पार्टिकल का यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है उसको, t/4, और यहां तक कितना मिल रहा है उसको, 3t/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कितना बनेगा, 3t/4 माइनस t/4। सो दिस इज इक्वल टू 3t/4 माइनस t/4
दिस इज इक्वल टू 2t/4, ये बन जाएगा 2t/4 विच इज इक्वल टू t/2। तो इसका फेज, अब फेज डिफरेंस कितना आ जा रहा है कि दे डिफर बाय अ टाइम ऑफ, they differ by a time period of t/2. So the one particle is at this position, another particle is at this position. They have a phase difference of pi radian. उनमें phase difference कितना है, pi radian का है, लेकिन time period का difference कितना है, time period का उनका t/2 का difference है। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। Now the question comes as behavior of AC through pure L. ठीक है, अब हमें क्या करना है, AC का बिहेवियर स्टडी करना है प्योर इंडक्टर में से। तो द क्वेश्चन रीड्स एज एन ऑल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। ये ऑल्टरनेटिंग EMF है जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इट इज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर, इसको प्योर इंडक्टर अक्रॉस अप्लाई किया। शो दैट EMF लीड्स द करंट, शो करना है कि EMF जो है करंट से को क्या कर रही है, लीड कर रही है, या फिर करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है EMF को बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 और अ पीरियड ऑफ E/4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस मैनर आल्सो, एन ऑल्टरनेटिंग EMF इज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर। एक ऑल्टरनेटिंग EMF ने किस पे लगाई है, प्योर इंडक्टर क्रॉस लगाई है। डिड्यूस द फेज रिलेशनशिप, फेज निकालना है किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दिस रिलेशन। Now we have to study the phase relationship between current and voltage in a pure L. Pure L means pure inductor. Pure inductor क्या है हमारे पास, हमने स्टडी किया है। A pure inductor is one whose resistance is equal to 0, but it does not show any, but it offers no resistance, but it has certain inductance. जिसके अंदर inductance तो है but resistance नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, pure L कहते हैं। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि प्योर एल को हमने जो है किसमें लगाया है, एक AC सोर्स के साथ लगाया है। तो AC सोर्स दिखाया हमने यहाँ पे, और एज पर द क्वेश्चन वी आर गिवन दैट वी हैव टू टेक द AC सोर्स एज E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। ये क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है EMF की। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, करंट और वोल्टेज में रिलेशनशिप पूछी गई है, फेज रिलेशनशिप पूछी गई है। तो जैसे ही हम एक इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं AC सोर्स के साथ, AC सोर्स कहता है कंटिन्यूअसली वेरिंग सोर्स, तो वी सपोज दैट di/dt be the rate of change of current through this source। ठीक है, इस सोर्स के कारण इस सर्किट के अंदर, इस इंडक्टर के अंदर di/dt क्या हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। ठीक है, जैसे करंट करेगा इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, द प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज इन द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट। करंट के चेंज को क्या करेगा, ये अपोज करेगा, कैसे, बाय इंड्यूसिंग एन EMF इन इटसेल्फ। ये क्या करेगा इंडक्टर, ये अपने अंदर क्या करेगा, एक EMF इंड्यूस करेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF आएगी इसके अंदर। अब इंड्यूस्ड EMF कितनी होगी हमारे पास जाकर के, ये हमें देखना है। तो वी सपोज दैट कि let a pure L be connected, let a pure L be connected to a source of alternating EMF। एक alternating EMF लिया है, E is equals to E0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो यहाँ भी कैपिटल्स कर देते हैं। E is equals to क्या लिया हमने, E is equals to E0 sin ओमेगा t हमने सोर्स लिया है। Sometimes the source is taken in this way, और
एज यू ऑलरेडी स्टडीड, हमको v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी भी दिया जा सकता है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो जैसे भी क्वेश्चन दिया होता है हम वैसे उसको चेंज कर देंगे। फिलहाल हम जो ले रहे हैं, हम ले रहे हैं e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने क्या लिया, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक सोर्स लिया है। फर्दर हम लिख देते हैं यहाँ पे कि लेट डी आई बाई डी टी बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, कहाँ पे, थ्रू इंडक्टर में से, ठीक है। एज द करंट चेंजेस ईएमएफ इंड्यूस होगी, सो द बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट कितनी होगी, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम ई से डिनोट करें तो दैट विल बी गिवन बाय एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। हमारा एल डी आई बाय डी टी, ये हमने सोर्स जो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो ये बन जाएगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये करते क्या है ईएमएफ, दिस ईएमएफ it opposes any change in strength of current। इसने क्या करना है, strength of current को क्या करना है, oppose करना है, it will oppose any change in the strength of current, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना था, सोर्स को क्या करना है, सोर्स ने करंट भेजा, जो करंट कैसा था, कंटिन्यूसली वेरिंग करंट था, उस वेरिंग करंट का इफेक्ट क्या आया, ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस इंड्यूस ने अपने क्या किया, करंट की ग्रोथ को अपोज किया। अब करंट को तो मेंटेन करना ही है ना, तो सोर्स क्या करेगा, सोर्स उतनी ही ताकत लगाएगा करंट को मेंटेन करने के लिए। सो वी राइट दैट टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, applied EMF should be equals to induced EMF। अप्लाइड EMF किसके बराबर होनी चाहिए, इंड्यूस्ड EMF के बराबर होनी चाहिए। क्यों, हम करंट को, हम मतलब सोर्स करंट को क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, EMF ओपोज कर रही है, सोर्स क्या करेगा, जितना ऑपोजिशन मिल रहा है उतना ही उसको क्या करेगा, उतना ही उसको सपोर्ट देगा। तो अप्लाइड EMF किसके बराबर होनी चाहिए, इंड्यूस्ड EMF के बराबर होनी चाहिए। अप्लाइड EMF कितनी है हमारे पास, अप्लाइड EMF तो है हमारे पास E नॉट साइन ओमेगा टी इज द अप्लाइड EMF। इंड्यूस्ड EMF कितनी है, L di by dt, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस एज di की वैल्यू निकाल दिया तो कितना आ जाएगा, E नॉट बाय L साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। दिस इज द स्मॉल चेंज इन करंट, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, जब ये सोर्स लगाया जाएगा इस इंडक्टर में जाकर के, तो देयर विल बी स्मॉल चेंज इन द करंट इन स्मॉल टाइम dt टाइम के अंदर जो करंट में चेंज आया दैट इज di, एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t बाय L, ठीक है। इतना हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज इन करंट आ रहा है इन अ स्मॉल टाइम dt। अब टोटल चेंज इन करंट कैसे निकाला जाता है, तो टोटल चेंज इन करंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इट, कैन बी डन बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, di का इंटीग्रल, di को इंटीग्रल करें तो i आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी dt इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रेट किसको करना है, हमको साइन ओमेगा टी को इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी इनका इंटीग्रल हमने स्टडी कर लिया था लास्ट सेशन के अंदर, यूजिंग द रिलेशन दैट साइन ax इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ax अपॉन a, ये हमारे पास रिलेशन होता है इसका, ठीक है। तो इसको वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, द वैल्यू विल बिकम इक्वल टू E नॉट बाय L साइन ओमेगा टी को क्या लिखा हमने, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय a मींस ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। हमने ओमेगा से डिवाइड भी कर दिया इसको, तो ये वैल्यू बन जाती है माइनस E नॉट अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, हम लिख रहे हैं कि हमें वी हैव द फॉर्मूला दैट कॉस थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ, cos theta can also be written as sin of 90 minus theta। ये भी हमें रिलेशन मालूम है कि cos theta किसके बराबर होता है, sin 90 minus theta के बराबर होता है। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए we can write that I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
आई इज इक्वल टू कितना बन गया, ई नॉट अपॉन एल, दिस इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और कॉस ओमेगा टी को लिख दिया हमने साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये लिख दिया हमने इसको, ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब एक और रिजल्ट यूज करते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिजल्ट है कि साइन का फंक्शन है और बाहर माइनस थीटा है, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर एंगल के साथ आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दिस बिकम्स इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो था हमारे पास, अब ये माइनस साइन जब अंदर गया तो ये बन गया हमारा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये हमारे पास करंट की एक्सप्रेशन आ जाती है, ठीक है। हमने क्या कहा है, लेट सोर्स जो हमने लगाया उसकी ईएमएफ की इक्वेशन कितनी है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू एल, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ जाएगी। टेंडेंसी क्या है इस ईएमएफ की, टू अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अब ये ईएमएफ अपोज करना चाहती है, सोर्स करंट भेजना चाहता है, तो सोर्स उतनी ही उसको सपोर्ट देता है। सो टू मेंटेन करंट इन द सर्किट अप्लाइड ईएमएफ शुड बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी आई की वैल्यू हमने निकाल दी है, टोटल चेंज निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया, साइन एक्स का इंटीग्रल हमारे पास माइनस कॉस एक्स अपॉन ए है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होती है, तो इसको हम कॉस के फंक्शन को बदल रहे हैं। क्या जरूरत है बदलने की कॉस को, क्योंकि हमको फेज रिलेशनशिप निकालनी है, किस किस के बीच में, करंट के बीच में और वोल्टेज के बीच में। वोल्टेज का जो फंक्शन है वो साइन का फंक्शन आ रहा है, और करंट का जो फंक्शन आ रहा है वो कॉस का फंक्शन आ रहा है, तो इनको कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है। आसान करने के लिए दोनों फंक्शन को किसमें लेकर के आ जाओ, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दो उसको, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिया, माइनस साइन थीटा लिख दिया साइन ऑफ माइनस थीटा, और ये माइनस साइन अंदर गया तो अंदर की टर्म्स क्या कर गई, इंटरचेंज हो गई, ठीक है। अब ये हमारे पास आ रहा है, अब ये करंट कैसा है, क्या ये कांस्टेंट करंट है, नहीं, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये करंट हमारे पास क्या है, करंट इज मैक्सिमम, नाउ दिस करंट इज मैक्सिमम, ये करंट मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखी जाएगी, आई नॉट, कब, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का जो फंक्शन है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 वाली जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, 1 बन जाएगी, ठीक है। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। करंट कब मैक्सिमम होगा, जब साइन का फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1 होगी। कब, जब ये वैल्यू हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, आई नॉट। देयरफॉर आई नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आई नॉट की वैल्यू होगी ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू 1, this is the maximum current. Therefore we put this value here and we get I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2. ये हमारे पास क्या आ रही है, this is the equation for current, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आई है, करंट की इक्वेशन आई है, और ये इक्वेशन हमारी किसकी है, वोल्टेज की इक्वेशन है। तो वी राइट दैट फ्रॉम 1 and 2, अब इसको कंपेयर करो, ठीक है, इनको हमको कंपेयर करना है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट यहाँ फंक्शन, यहाँ क्या है, पीक ईएमएफ है, यहाँ पीक करंट है, यहाँ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट है, यहाँ भी साइन का फंक्शन है, यहाँ भी साइन का फंक्शन है, यहाँ एंगल ओमेगा टी है, यहाँ एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, ठीक है, यहाँ एंगल कितना है, ओमेगा टी, और करंट के साथ क्या आ रहा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ रहा है। माइनस पाई बाय 2 का मतलब है 10 इन अ प्योर एल, ठीक है, इन अ प्योर एल करंट, करंट क्या करता है, लैग करता है, करंट लैग्स बिहाइंड, वी कैन गिव द रिजल्ट दैट करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, और वी कैन से दैट ईएमएफ लीड्स करंट, ईएमएफ क्या करता है, करंट को लीड करता है, कितने एंगल के साथ, बाय अ फेज एंगल ऑफ, बाय अ फेज एंगल, बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है, मतलब करंट क्या करेगा, पीछे चलेगा। हम इसको वेव से भी शो करेंगे, तो मैथमेटिकल किया सारे का जरा, इसको वेव से भी शो करेंगे, जैसे हमने पीछे भी वेव में फेज में स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हमने क्या कहा है कि करंट पीछे चलता है,
या वोल्टेज आगे चलती है कितने एंगल से, π/2 के एंगल से, ठीक है, बाय फेज एंगल ऑफ π/2 π/4 रेडियन और अ पीरियड ऑफ कितना π/2 रेडियन, सॉरी π/2 रेडियन और अ पीरियड ऑफ t/4, क्योंकि हमें पता है π/2 रेडियन जब होता है, जब एंगल π/2 रेडियन होता है तो पीरियड कितना होता है, t/4 होता है। सो दिस इज द वे द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप।